मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने फिर से निःशुल्क टेस्ट सीरीज की अगली श्रृंखला लेकर हाजिर हूं, जो UPPCS 2021 और UP ROARO 2021 के लिए आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये सीरीज आपको करंट टॉपिक से संबंधित प्रश्नों की जानकारी देती है। इसमें प्रतिदिन संडे को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आप इस नंबर पर हमारे यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर भेजने के बाद आप समूह में जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें प्रतिदिन संडे को सुबह 8 बजे ग्रुप में 50 प्रश्नों के, जो कि करंट टॉपिक पर आधारित होते हैं, क्वेश्चन पेपर डाल दिए जाते हैं। इसे आपको दिन में कभी भी 50 मिनट में हल करके आपको अपनी आंसर की ग्रुप में उपलब्ध करानी है, जिससे आपको आंसर की आपके पर्सनल नंबर पर भेज दी जाती है और आप अपना सही और गलत उत्तर मिलान कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग इस श्रृंखला की चौथी कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम लोग करंट टॉपिक से आधारित कुछ प्रश्नों का विश्लेषण शुरू करते हैं। तो आज के लिए आज का पहला सवाल ध्यान दीजिए आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा गोवा में प्रवासियों की सहायता के लिए समर्पित राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है श्रम शक्ति। तो श्रम शक्ति पोर्टल केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। किसके लिए? प्रवासियों की सहायता के लिए। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कोविड-19 के बाद दुनिया में विश्व आर्थिक मंच जो दावोस में है, की महत्वपूर्ण पहल का नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट रीसेट। ये पहल विश्व आर्थिक मंच ने प्रारंभ की है किसके बाद? कोविड-19 के बाद दुनिया को पुनः आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो कथन आपके सामने दिख रहे हैं। आपके सामने 4 कथन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चारों कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही ऑप्शन बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इस सूची में भारत की रैंक 86वीं है, जबकि 2019 में 81वीं थी। ये ऑप्शन गलत है। इसमें कहा जा रहा है कि पहला, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी सही है। इस सूची में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन आपका गलत है और चौथा ऑप्शन, इस सूची में निम्न स्थान पर सोमालिया तथा सूडान है। ये भी सही है। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये आपका पहला आंसर बन जाता है। इस सूची में इस बार पहले स्थान पर अर्थात टॉप किसने किया है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। तीसरा ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें कहा गया भारत की रैंक 86वीं है, जबकि 2019 में 81वीं थी। यही असत्य है। क्यों? क्योंकि 2019 में भारत की रैंक 81वीं नहीं 80वीं थी। भारत 6 पायदान इस बार नीचे आया है और सबसे नीचे सोमालिया तथा दक्षिणी सूडान है। ये भी राइट ऑप्शन है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है, सूडान, इथोपिया और मिस्र के बीच विवादित ग्रैंड रेनेसा डैम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ब्लू नील। ये ब्लू नील पर बनाई गई है, आपको याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल, हाल ही में अमेरिका के बाद ओपन स्काई ट्रीटी से निकलने वाला, ओपन स्काई संधि से अलग होने वाला देश कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, रूस है। रूस। अभी पहले अमेरिका निकला था, अब रूस भी इस संधि से बाहर निकल गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, मिशन सागर 3 के तहत, ध्यान दीजिए, मिशन सागर 3 के तहत भारतीय नौसेना के पोत INS किल्टन कहाँ पर पहुंचा? सिंघालोकविले बंदरगाह पर 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री लेकर पहुंचा था। यह किस देश में है? तो ये जो बंदरगाह है किस देश में, आपको बताना है।
तो ये बंदरगाह कंबोडिया में है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, हाल ही में जारी राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्यों की प्रबंधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश का तीर्थ वन्यजीव अभयारण्य शीर्ष स्थान पर रहा। इसमें से सबसे नीचे कौन सा रहा, आपको ये बताना है। तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कौन? यूपी। यूपी सबसे निचले स्थान पर रहा था। और सबसे ऊपर कौन है? हिमाचल प्रदेश का तीर्थ वन्यजीव अभयारण्य। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 8 कहता है, अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यूएनईपी, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 5 जून 1972 को हुई थी, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। कहाँ पर? नैरोबी में। हाल ही में इसने UN@75 पहल का भी आयोजन किया था, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार मोजाम्बिक प्रथम स्थान पर है। भारत की रैंक इस सूची में क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 7वां स्थान। भारत को इस सूची में 7वां स्थान दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये कॉप सम्मेलन है और स्थान दिया गया है कॉप 26, अभी ग्लासगो में आयोजित होने वाला है, जो यूके में है। उसके बाद कॉप 25 कह रहा है मैड्रिड, ये भी सही है, अभी मैड्रिड में 2019 में आयोजित हुआ था। कॉप 24 2018 में आयोजित हुआ था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? पोलैंड के काटोविस शहर में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, पोलैंड के काटोविस शहर में। यहाँ पे दिल्ली दिया गया, इसलिए ऑप्शन गलत है। कॉप 21 कहाँ पे आयोजित हुआ था? पेरिस में। ये 2015 में आयोजित हुआ था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 11 नंबर सवाल, G20 का वर्ष 2021 का मेजबान राष्ट्र कौन सा है? तो कौन है? इटली। इस बार भारत होने वाला था, लेकिन भारत ने कहा कि हम लोग 2022 में जब अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाएंगे तो हम लोग G20 का अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो इटली ने इस बार 2021 की अध्यक्षता ग्रहण की है और भारत इसकी अध्यक्षता 2022 में करेगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स का 2021 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन देखिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। ब्रिक्स की सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगी। यह किस नदी पर है? सही ऑप्शन है नर्मदा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जूकू घाटी किस राज्य में है जहां पर हाल ही में वन अग्नि के कारण अधिक नुकसान हुआ? तो ये आपका चर्चा में था, इसलिए आपके लिए सवाल बन सकता है। तो यह जूकू घाटी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर उपस्थित है? नागालैंड में उपस्थित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, कोविड-19 टीकाकरण के लिए विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। कोविन प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के कोविड-19 का टीका लगवा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर अगला नंबर सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 कह रहा है 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को, ध्यान दीजिएगा, ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने के लिए WHO ने कौन सी पहल शुरू की है? ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने के लिए WHO के द्वारा शुरू की गई पहल का नाम है रिप्लेस, अर्थात बदल दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा किस स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आकाश मिसाइल को। इसके निर्यात की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, महासागरीय आंकड़ों के प्रबंधन हेतु भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा जारी किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन, ये ध्यान दीजिएगा। इसको जारी किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक पोर्टल है जहां पर आपको राष्ट्रीय महासागर से संबंधित सूचना प्रदान की जाएगी। चलिए सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, अंतरिक्ष में एक साथ 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाने वाली अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कोई सरकारी एजेंसी नहीं है, एक प्राइवेट एजेंसी है जिसका नाम स्पेस एक्स है। इसके
सीईओ और मालिक एलन मस्क हैं, याद रखिएगा, एलन मस्क। चलिए, इससे पहले ये रिकॉर्ड इसरो के नाम था 104 उपग्रहों का, लेकिन अब रिकॉर्ड टूट चुका है, याद रखिएगा, क्योंकि रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। अगला सवाल, भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप फंड के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की गई है। किसकी? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की गई है, जिसकी राशि कितने करोड़ होगी? आपकी स्क्रीन पर यह सवाल दिख रहा है, ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट सही आंसर है इसका, 1000 करोड़ रुपए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 25,750 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित होगी। कब तक इसको स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? आपकी स्क्रीन पर आंसर दिख रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक। याद रखिएगा, 2022 तक 25,750 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। किस योजना के तहत? पीएम कुसुम योजना के तहत। चलिए, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति कब घोषित की गई थी? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन देखिए, 2018, 2019, 2020, 2021। तो फ्रेंड सही ऑप्शन है इसका 2018, ये 2018 में घोषित की गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 कहता है, ड्रग तस्करी के लिए कुख्यात गोल्डन क्रीसेंट में कौन कौन से देश शामिल हैं? ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपके एग्जाम की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। गोल्डन क्रीसेंट, याद रखिएगा, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, दो शब्द। गोल्डन क्रीसेंट 3 देशों का है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इनको गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मादक पदार्थों की तस्करी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल नंबर 24, अवैध हथियारों और मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल, देखिए ये सवाल आ गया आपके सामने, गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा देश शामिल है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। इधर आपका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इधर म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। चलिए आप इनको याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, दिनेश गोस्वामी समिति हाल ही में चर्चा में थी। कौन सी समिति? दिनेश गोस्वामी समिति। इसका संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही ऑप्शन है चुनाव सुधारों से संबंधित है ये। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, तो सही ऑप्शन है गुजरात। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में आयोजित की जाएगी, सॉरी स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 27, 2021 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों में एक ट्रांसजेंडर समुदाय से भी शामिल है जिनका नाम है, तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मंजम्मा जोगती ये ट्रांसजेंडर हैं जिनको इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया जो कि अयोध्या राम मंदिर पर आधारित थी। इसमें दूसरा पुरस्कार किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो ये सही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स इस सवाल का सही आंसर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित थी। इसमें दूसरा पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा राज्य को दिया गया जो कि पर्यावरण अनुकूल विकास पर आधारित थी। और आप तीसरा पुरस्कार भी याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड को दिया गया जो देवभूमि देवताओं की भूमि थीम पर आधारित थी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 के समापन समारोह को किसने संबोधित किया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 किस राज्य को दिया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
डी बिहार। तो इस बार बिहार को डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया था? सवाल नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के लिए घर बैठे नामांकन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कौन सा पोर्टल और ऐप जारी किया है? तो आप ऑप्शन देखिए, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सुविधा ऐप। कौन सा ऐप जारी किया गया? सुविधा ऐप चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सही है। 7 मार्च जनौषधि दिवस सही है। 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस गलत है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल, ये 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, ये भी सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 मार्च को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 35, भारतीय रेलवे के द्वारा पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कब तक डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदले जाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन देखिए और सही उत्तर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2023 तक ये योजना बनाई गई है कि डीजल इंजनों को इलेक्ट्रिक इंजन में बदल दिया जाएगा। सवाल नंबर 36, P75 के तहत विकसित कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पिन पनडुब्बियां जिनकी संख्या 6 है, कौन कौन सी? कलवरी, खंडेरी, बेला, वागीर और वाक्सीर, जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया जाना है। देखिए 6 पनडुब्बियां हैं, 5 का नाम लिखा गया है। 6वीं पनडुब्बी जो है, जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है, आपको इसका नाम बताना है। तो क्या नाम है इसका? करंज। INS करंज को हाल ही में नौसेना में शामिल कर दिया गया है। ये तीसरी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। बेला, वागीर और वाक्सीर अभी शामिल की जानी बाकी हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जून 2021 में होने वाला वर्ल्ड चेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहां पर खेला जाएगा? ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कहां पर खेला जाएगा? तो ये पहले लॉर्ड्स में खेला जाने वाला था, लेकिन अब बदल के साउथहैम्पटन में कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत अभी हाल ही में हुई टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हराकर इस फाइनल में पहुंचा है और न्यूजीलैंड पहले ही पहुंच चुका था। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बीमा क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दी गई है? ये आप ध्यान दीजिएगा, 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट तक कर दी गई है? सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 74% तक। आप ये श्योर मानकर चलिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आ सकता है। चलिए सवाल नंबर 39, भारत बांग्लादेश के बीच 1.9 किमी लंबे सड़क सेतु मैत्री ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है फेनी। फेनी नदी पर मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा 69,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? देशभक्ति बजट। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि इस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जिसके द्वारा 75 सप्ताह का एक आयोजन किया जाएगा, जो कि अगले साल स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। 12 मार्च से दांडी से इसका शुरुआत की गई है। तो इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट नाम से अपना इस बार का बजट भी जारी किया, जिसमें दिल्ली में हर जगह पे तिरंगा फहराए जाने का प्रोग्राम है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41, प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? अगर आप गोरखपुर से हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, गीडा गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रोग्राम बनाया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42, प्रदेश में गेहूं खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने कौन सी मशीनरी प्रयुक्त की है? गेहूं खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने कौन सी मशीनरी का प्रयोग करना प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ई-पाप। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? यह ध्यान दीजिएगा, हरियाणा।
हरियाणा ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बिल पारित किया जिसमें कहा गया कि 50,000 तक की नौकरियों में आपको 75% हरियाणा के लोगों को रखना होगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में झारखंड ने भी एक ऐसा काम किया है कि आपको 30,000 से कम की नौकरियों में झारखंड के 75% लोगों को रखना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 PSLV C-51 के साथ जल क्षेत्र की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो सिंधु नेत्र सही ऑप्शन है। सिंधु नेत्र ये हिंद महासागर में और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। किसके साथ? अमेजोनिया के साथ, जो ब्राज़ील का उपग्रह लॉन्च किया गया था। चलिए सवाल नंबर 45 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार 10 लाख से कम की आबादी पर शिमला प्रथम स्थान पर आ। ध्यान दीजिएगा, 10 लाख से कम और 10 लाख से ऊपर, दो कैटेगरी में इसको प्रस्तुत किया गया था। तो 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में शिमला प्रथम स्थान पर रहा था, जबकि भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर रहा था और इसमें सबसे नीचे मुजफ्फरपुर रहा था। याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर सबसे नीचे रहा था। किसमें? 10 लाख से कम में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा था, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें दूसरे नंबर पर रहा पुणे और तीसरे नंबर पर रहा अहमदाबाद, चौथे नंबर पर चेन्नई और पाँचवें नंबर पर सूरत। और बड़े शहरों में अगर आप बात करें तो नीचे से किसने टॉप किया था, मतलब सबसे नीचे कौन था? तो श्रीनगर। इसके बाद आता है धनबाद का नंबर और फिर बरेली का नंबर। आप इसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 46 हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एकीकृत कर दिया गया था। इसका नया नाम क्या होगा? संसद टीवी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया? तो आप लोग समझ सकते हैं कि पहला कार्य करने का प्रयास हमेशा कौन करता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रसिया। रसिया ने आर्कटिक निगरानी के लिए अपना उपग्रह लॉन्च कर दिया है। सवाल नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 6 मार्च को प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट परियोजना चल रही है, जिसमें आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के द्वारा लखनऊ में गुड़ को ODOP के तहत पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। और हाल ही में सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया जा रहा है, जहां जिसको सिद्धार्थनगर का GI टैग दिया गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर। कोविड-19 के बाद भारत के प्रधानमंत्री 26 मार्च को किस पड़ोसी देश की पहली यात्रा पर जा रहे हैं? तो बांग्लादेश इज राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सवाल, आज का अंतिम सवाल। यूपी में बच्चों को सीखने और समझने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? ध्यान दीजिएगा, यूपी में बच्चों को सीखने और समझने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया? तो सही ऑप्शन है प्रेरणा लक्ष्य ऐप। इसको जारी किया गया है यूपी में बच्चों को सीखने और समझने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए और अपने मित्रों से अवश्य ही शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। हाँ, मैं चलते चलते आपको बता देता हूँ कि अगर आप भी इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर सेंड कर दीजिए, जिससे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आप टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं संडे के तुरंत बाद अगले श्रृंखला के विश्लेषण के साथ।